आप सभी को नमस्कार। डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के पाठ्यक्रम के अंतर्गत गत सेशन में हम लोग उड का घोषणा पत्र संबंधी विचार तथा उड के घोषणा पत्र की सिफारिशों का अध्ययन किया। संक्षेप में उड का घोषणा पत्र 19 जुलाई 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया नीति को लागू करने के लिए। दूसरी बात, इसका नाम उड का घोषणा पत्र क्यों पड़ा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष उस समय चार्ल्स उड थे, उन्हीं के नाम पर इसका पड़ा। यह उड का घोषणा पत्र कितने अनुच्छेदों का है? यह 100 अनुच्छेदों का है। उड के घोषणा पत्र का बृहद अभिलेख होने के नाते महाधिकार पत्र भी कहते हैं, क्योंकि उस समय की यह सबसे बड़ी शिक्षा नीति थी भारतीय शिक्षा के संदर्भ में, भारतीय जनमानस के संदर्भ में, भारतीय के विकास के संदर्भ में। इसी क्रम में उड के घोषणा पत्र के सिफारिशों को आप जाने। आगे हम देखेंगे उड के घोषणा पत्र की शिक्षा संबंधी नीति क्या है। पहली नीति थी शिक्षा का उत्तरदायित्व। शिक्षा का उत्तरदायित्व एवं वित्त। पहली बिंदु, उत्तरदायित्व सरकार का या कंपनी का। दूसरी बात, इसी बिंदु के अंतर्गत शिक्षा का उत्तरदायित्व एवं वित्त के अंतर्गत उत्तरदायित्व सरकार का होगा और जन शिक्षा विभाग की स्थापना, जन शिक्षा विभाग की स्थापना किया जाए। जन शिक्षा विभाग की स्थापना का उद्देश्य जन शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए, सूचीबद्ध किया जाए, अभिलेखों के साथ कितनी प्रगति हुई, कितना विकास हुआ, उसको आंका जाए, कमियों को दूर किया जाए। इसलिए जन शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। जन शिक्षा विभाग को चलाने के लिए जन शिक्षा अधिकारी, जन शिक्षा निरीक्षक या अधिकारी, शिक्षा उप संचालक, निरीक्षक, लिपिक आदि पदों पे नियुक्तियां की गई। उसके बाद एक बिंदु आया तीसरा, अनुदान प्रणाली। अनुदान प्रणाली की भी शुरुआत की गई। देशी विदेशी दोनों विद्यालयों को अनुदान देने की व्यवस्था उड के घोषणा पत्र में किया गया। अनुदान देने के लिए मुख्य बिंदु क्या थे? भवन निर्माण, प्रयोगशाला निर्माण, लाइब्रेरी हेतु, इन मदों में उन विद्यालयों का अनुदान किया जाए। दूसरी बात आती है इसमें शिक्षा का पाठ्यचर्या। पाठ्यचर्या मूल था शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा हो। शिक्षा का पाठ्यचर्या में देशी अर्थात प्राच्य भाषा एवं विज्ञान, साहित्य को स्थान दिया गया, प्रोत्साहित किया गया, परंतु पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को विशेष स्थान दिया गया और भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान को ही सर्वथा उचित बताया गया। और यहाँ तक घोषणा पत्र में कहा गया कि हम बलपूर्वक घोषित करते हैं कि हम भारत में जिस शिक्षा का प्रसार या जिस शिक्षा का प्रसार देखना चाहते हैं वह यूरोपीय ज्ञान है। क्या है वह? वह यूरोपीय ज्ञान। वह क्या है? वह यूरोपीय ज्ञान, अर्थात इसी को शिक्षा के प्रसार के रूप में वो देखना चाहते थे। इसके बाद अगला क्रम है शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन में उन्होंने शिक्षा का संगठन उन्होंने 4 स्तरों में स्वीकार किया। 4 स्तरों में। ये 4 स्तर कौन कौन से थे?
पहला प्राथमिक, दूसरा मिडिल या माध्यमिक, तीसरा हाई स्कूल, चौथा कॉलेज। पूछा जाता है उठ के घोषणा पत्र में विद्यालयों को या शिक्षा संगठन को कितने स्तरों में कहा गया, तो यहाँ उत्तर आता है 4 स्तर। कौन कौन से? प्राथमिक, मिडिल, हाई स्कूल और कॉलेज। इसके बाद आती है क्रमबद्ध विद्यालय की बात। ये पहली पॉइंट है। दूसरा है क्रमबद्ध विद्यालय को भी इन्होंने क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना, क्रमबद्ध विद्यालय में यही 4 स्तर क्रम से हैं। प्राथमिक, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल, फिर कॉलेज। इसी क्रम में क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना को स्वीकार किया और अंतिम जो क्रम है ये है विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय के अंतर्गत कॉलेज, हाई स्कूल, हाई स्कूल से मिडिल, मिडिल से प्राथमिक, इन दोनों कॉलेज विश्वविद्यालय को एक दूसरे से संबंध करने का प्रावधान दिया और उसके अंतर्गत उन्होंने अधिकारियों, अनुभवी कुलपतियों आदि के लोगों की व्यवस्था करने की बात स्वीकारी। शिक्षा का संगठन 4 स्तर पर स्वीकार किया, जैसा कि आपने देखा, प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल, हाई स्कूल के बाद कॉलेज, 4 स्तर। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य में पहली बात थी भारतीयों की मानसिकता का विकास करना, उन्नति करना, उनको चारित्रिक विकास भी हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही साथ भारतीयों की पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को, यानी भौतिक उन्नति न होकर के किसकी बात हो, पहले मानसिक। उन्नति हो। दूसरा, पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान से परिचित कराया जाए जिससे उनकी भौतिक उन्नति भी हो, यानी भौतिक उन्नति के लिए पाश्चात्य ज्ञान। तीसरी बात है भारतीयों को जीवन स्तर उजागर करने के लिए उन्हें भौतिक यानी अंग्रेजी वस्तुओं का खपत भी बढ़ाया जाए, इसमें भी बात हुआ, यानी जीवन स्तर ऊंचा हो। और राज्य सेवा सुयोग्य कर्मचारी, योग्य कर्मचारी हो, किसके लिए? राज्य सेवा के लिए। अब बात आती है शिक्षण विधि या माध्यम की। शिक्षण विधि और माध्यम के देखें तो शिक्षा विधि में प्राथमिक, शिक्षण विधि में प्राथमिक स्तर पर दोनों भाषाओं को स्वीकार किया, जैसा कि उन्होंने सिफारिशों में कहा था कि हम एक साथ दोनों भाषाओं को फलते फूलते देखना चाहते हैं। वहीं पर उच्च शिक्षा में, यानी प्राथमिक में दोनों भाषा है, उच्च में केवल अंग्रेजी।
अंग्रेजी को स्वीकार किया क्योंकि प्राच्य भाषाएं उतनी विकसित नहीं हैं कि पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान को कराने में सक्षम हो। इसलिए इन्होंने यह तर्क दिया कि उच्च ज्ञान के लिए अंग्रेजी ही सबसे उपयुक्त है। अब बात आती है अगला शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। उन्होंने इंग्लैंड ग्रेट ब्रिटेन के तर्ज पर विद्यालयों में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था की। उनको उचित मानदेय की व्यवस्था यानी शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था किया उचित मानदेय और छात्रवृत्तियों के साथ। फिर उन्होंने बात की जन शिक्षा की। जन शिक्षा को भी उन्होंने प्रोत्साहित किया। जन शिक्षा को करने के लिए सबसे पहली बात चली आ रही निषेधन सिद्धांत को उन्होंने खत्म किया। छात्र को छात्रवृत्तियां दिया जाए यानी निस्यंदन यहां समाप्त हो जाता है। निस्यंदन समाप्त किया गया। ठीक, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां दिया गया। जन शिक्षा प्रचार हेतु व्यक्तिगत प्रयासों से अगर कोई विद्यालय खोल रहा है उसको प्रोत्साहित किया जाए और साथ ही साथ पाश्चात्य ज्ञान का अनुवाद प्राच्य भाषा में अगर किया जाए तो उसे समर्थन दें, प्रोत्साहित करें तथा साथ ही साथ उन्हें पुरस्कृत भी करें। यह व्यवस्था बनाई गई जन शिक्षा के लिए। उसके साथ एक थी स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बारे में उनका विचार यह था कि भारत में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को भी शिक्षा दिया जाए और उन्हें भी प्रोत्साहित किया। यह भी इस क्षेत्र में आगे निकले। और अगले क्रम में अर्थात मुसलमानों को भी दिया जाए। मुस्लिम शिक्षा है, मुसलमानों की शिक्षा व्यवस्था भी की जाए। इनके लिए अलग विद्यालय खोले जाए और इस क्रम में मुसलमानों को भी शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही साथ व्यवसायिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा में शिक्षक प्रशिक्षण, चिकित्सक, विधि शिक्षक आदि लोगों की व्यवस्था किया जाए। और व्यवसायिक शिक्षा के बाद आता है क्रम धार्मिक शिक्षा को इन्होंने विद्यालयों में तटस्थता के साथ स्वीकार किया और मिश्रीय विद्यालयों को स्वतंत्रता दी कि विद्यालयों में खोले। साथ ही साथ यह भी कहा कि सभी सरकारी स्कूलों में बाइबल पुस्तक रखना अनिवार्य है। लाइब्रेरी में प्रत्येक सरकारी स्कूल के लाइब्रेरी में बाइबल पुस्तक होनी चाहिए। इसी क्रम में आपने देखा कि ऊट के घोषणा पत्र का 1854 शिक्षा संबंधी नीति क्रमवार आपने इस नीति में तमाम ऐसे बिंदुओं को देखा जो बिंदु यहीं से शुरू हुए। छात्र की छात्रवृत्ति, शिक्षक प्रशिक्षण, महिला शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, जन शिक्षा, शिक्षा का संगठन, शिक्षा के स्तर और क्रमबद्ध विद्यालय की स्थापना, इन आदि बिंदुओं को हमने इस सेशन में देखा। अगले सेशन में हम ऊट के घोषणा पत्र का मूल्यांकन, गुण दोष और भारतीय शिक्षा पर प्रभाव का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।